हम देख रहे हैं आजकल चुनावों को लेकर देश में माहौल काफी गर्म है। नेता क्यों गाली देते हैं? नेता तो पब्लिक के पीछे चलता है। बहुत सारे तानाशाह ऐसे होते हैं जिनको जनता का बहुत बड़ा वर्ग पलकों पे बिठा के रखता है। चीन में कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है सीसीपी के अलावा। ये गजब देखो। नेता उतने भी मूर्ख होते नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न आजकल जो देश में चुनाव का माहौल चल रहा है उसके संबंध में है। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल चुनावों को लेकर देश में माहौल काफी गर्म है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, तो मैंने शुरू से ये देखा है कि आपको कुछ भी सार्थक करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और किसी भी चीज के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, तब आप उस चीज को प्राप्त करते हो। जैसे कि एक छोटी से छोटी चपरासी की नौकरी भी पाने के लिए आपको एक व्यवस्था से गुजरना होता है और आपको एलिजिबल होके एग्जाम देके फिर आपको वो नौकरी मिलती है। जबकि वो तो एक छोटी पोस्ट होते हुए भी उस पर इतना कोई भार नहीं होता उसके कंधों पर, फिर भी उसके लिए भी इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम होते हैं। लेकिन चुनावों में हम इसका बिल्कुल विपरीत देखते हैं। चुनावों में जैसे कि होता है भारत में, कोई भी अपनी प्रसिद्धि के बलबूते पर और अपनी पावर के बलबूते पर टिकट पा लेता है और फिर आगे इलेक्शन जीत भी जाता है, जिसमें से कि देखा जाए तो काफी सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं और उनके ऊपर काफी क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। तो इसी का प्रमाण ये है कि भारत में करप्शन का इंडेक्स में भी, रैंकिंग में भी भारत गिरता जा रहा है। अभी एक आंकड़े में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 93 स्थान पे है करप्शन में। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस एक इलेक्शन की व्यवस्था हमारे देश में कैसी होनी चाहिए, इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है और हमें अपना नेता कैसे चुनना चाहिए, ये मेरा प्रश्न था। इस पे निर्भर करता है आप हैं कौन। देखो, इतना समझाने के बाद भी प्रश्न किससे संबंधित पूछ लिया? नेता कैसे चुने माने कर्म क्या करें या कर्म कैसे करें। अरे भाई, जैसे आप होगे वैसे ही जाके वोट डाला होगे, इसमें क्या बताने की बात है। आप जब कहते हो कि पढ़ा लिखा मुझे अपना प्रतिनिधि चुनना है, जो भी आपके पास आ रहा है वोट मांगने पढ़ा लिखा, तो किसे चुनना है? जो स्वयं पढ़ा लिखा हो वो चुनेगा ना किसी पढ़े लिखे को। आप कहते हो एक नियम बनना चाहिए साहब कि अगर आप एक जन प्रतिनिधि हैं, चाहे जो हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो भी, तो आप में कम से कम इतनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कानून बने। मैं पूछ रहा हूं, कौन बनाएगा वो कानून? कौन बनाएगा? भाई, लोकतंत्र का मतलब समझिए। लोकतंत्र का मतलब यह है कि सबसे अधिक तादाद में, बहुमत में जो लोग हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। एक पिरामिड जैसा है, ऐसे। हाँ, पिरामिड छोड़िए, एक त्रिकोण मान लीजिए, बस ऐसे है। और नीचे है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, और ऊपर आप बढ़ते जाओ तो शैक्षणिक योग्यता बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा बड़ा क्या है इस त्रिभुज का आधार, बेस? सबसे ज्यादा लोग सबसे कम योग्यता के हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब है? जो लोग चाहेंगे वो होगा। और सबसे ज्यादा लोग तो वो है ना जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। और जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी समस्या कई बार ये होती है कि उसमें आत्मज्ञान भी कम होता है। ये कोई नियम नहीं है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसके अपवाद भी होते हैं, पर ज्यादा देखा यही जाता है। अज्ञानी आदमी हीनता से ग्रस्त होता है। वो वैसे ही उनके सामने हीन अनुभव करता है जिनके पास कुछ योग्यता है। उसे लगता है वो मुझसे आगे के हैं, ऊपर के हैं, जिनके पास योग्यताएं हैं। अब जो ऊपर के हैं उनको वोट दे करके वो उनको और ऊपर बना दे, उनको सीधे एमपी एमएलए बना दे, तो ये तो बेचारा कम पढ़ा लिखा और नीचे हो जाएगा। तर्क समझिए।
मैं पहले ही अपने आप को हीन, इन्फीरियर अनुभव करता था उनके सामने जो पढ़े लिखे हैं या किसी दृष्टि से काबिल हैं। जिसके सामने मैं पहले ही छोटा था, मैं उसी को वोट दे दूं तो वो और बड़ा हो गया। जिसको मैंने वोट दे दिया वो और बड़ा हो गया, तो उसके सामने अब मैं और छोटा हो गया। तो ये बहुत देखने में आता है कि मनुष्य वोट उसको देता है जो सबसे कम योग्यता का उम्मीदवार हो। उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। उसको जिताने में ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं जीत गए, जैसे हमारी सारी निचाइयां और कमियां जीत गईं। और अहंकार यही चाहता है ना कि निचाइयां जीतती रहे। बहुत अच्छा आपका विचार था कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या होगा। कोई सरकार आके नियम बना दे कि पब्लिक ऑफिस की पात्रता आपकी तभी है जब आप ज्यादा ना करें, बस ये कर दे कि आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन भी नहीं, 12वीं कर दे। जन आंदोलन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। क्योंकि भारत के अधिकांश लोग या तो 12वीं पास है नहीं, और अगर 12वीं पास हैं भी तो वो फर्जीवाड़े से पास करके बैठे हुए हैं। किसी ने नकल करी है, किसी की कुछ फर्जी है मार्कशीट, कोई बस किसी तरह से लड़खड़ाते हुए 35-40% पाके पास हो गया था। तो यही लोग उस सरकार को गिरा देंगे जो सरकार ये प्रस्ताव लेकर के आएगी कि एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कहेंगे नहीं, देखो ये भारत के गरीबों का अपमान है, ये भारत के अनपढ़ों का अपमान है। हम नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलेगा बाबा। सब कुछ हमसे ही शुरू होता है। हवाई बातों से क्या लाभ कि एक सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए। वो कौन सी सरकार क्या नियम बनाएगी? वो सरकार हमारी द्वारा चुनी गई है। 8-9 साल पहले पेरिस में बड़ा भारी सम्मेलन हुआ क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और हुआ कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नियम कायदे बना दिए गए, इतने प्रतिशत एमिशंस कम करने हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, 2030 तक इन स्तरों पर आ जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में। वो वहाँ जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उन सब ने मिलकर के बड़े हुंकारे भरे और बड़ी बात हुई, ऐसा कर ले वैसा कर ले। सब अपने अपने देश लौटे और कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वहाँ सम्मेलन में तो वो लोग बैठे थे एक गोल मेज के इर्द गिर्द, और उन सबको ये बात समझ में आई थी कि अगर वातावरण में कार्बन का स्तर नहीं गिराया गया, अभी 450 ppm चल रहा है, बोल रहे नहीं गिराया गया तो पृथ्वी का एकदम विनाश निश्चित है। वहां उनको समझ में आ गई बात। वहां तय हुआ ठीक है, अपने अपने देशों में लौटो और अब नियम बनाओ। कौन बना पाया? कौन कर पाया? क्यों नहीं कर पाए? करेंगे तो जनता उन्हें चला देगी। जनता हम है भाई। गद्दी पर जो बैठा है उसे हम नहीं चुना है। और जिन देशों में तानाशाही है वहां भी तानाशाही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे जनता की स्वीकृति है। बहुत देशों में आप सोचते हो तानाशाह माने वो जो जनता पे अत्याचार करता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे तानाशाह ऐसे होते हैं जिनको जनता का बहुत बड़ा वर्ग पलकों पे बिठा के रखता है। आपको क्या लग रहा है, आप उत्तरी कोरिया चले जाएंगे, वहां जितने लोग हैं वहां तानाशाह से नफरत ही करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पब्लिक बेस भी बहुत जबरदस्त है। तो लोकशाही, तानाशाही भी जन समर्थन से ही चलती है। और जिस दिन तानाशाही अपना जनाधार पूरा खो देती है उस दिन तानाशाह का तख्ता पलट हो जाता है। सब कुछ हम ही कर रहे हैं। सब कुछ हम ही कर रहे हैं। आप बोलते रहते हो अरे बट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चीनी खुश है? चीनियों को कहां समस्या है? चीन में क्या हो रहा है? जो चीनी चाहते हैं। यही वेदांत का सूत्र है, हो तो वही रहा है बेटा जो तुम चाहते हो। तो इल्जाम किसी दूसरे पर मत डालो, मजबूरी का रोना मत रो। विवशता जैसी कोई चीज नहीं होती, हो तो ले दे के वही रहा जो तुम चाहते हो। चीन में कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है सीसीपी के अलावा। ये गजब देखो। उधर रूस में पुतिन 90% वोट जो, ये गजब देखो।
वहां की जनता को कोई समस्या नहीं है, इसलिए चल रहा है ये सब कुछ। हो तो वही रहा है जो तुम चाहते हो। आ रही बात समझ? तो क्या फिर हम रोया करते हैं कानून होना चाहिए? कहां स्वर्ग से उतरेगा? देववाणी होगी, ईश्वर स्वयं आके उद्घोषणा करेंगे कि आज से कानून बनाया जाता है कि जब तक पीएचडी नहीं होगे तब तक मेयर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। भाई आप और हम करेंगे तो होगा, और आप और हम नहीं करना चाहते। आप और हम खुद बहुत खुश होते हैं जब मैं इलाहाबाद से रीवा जाया करता था मध्य प्रदेश में, और ये आज से 35-40 साल पहले की बात, 40 साल पहले से शुरू करके लगभग 30 साल पहले तक की बात। इतनी खराब वो सड़क हुआ करती थी इलाहाबाद से रीवा की, बीच में सुहागी का पहाड़ आता था और बॉर्डर आता था, और इलाहाबाद से 50 किलोमीटर आगे बॉर्डर है और फिर उसके आगे मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। और वो सड़क इतनी खराब होती थी कि सड़क पर चलने से बेहतर होता था सचमुच कि खेतों से चल के जाया जाए। गाड़ी खेतों से होकर गुजरती थी। वास्तव में हम कह नहीं सकते कि वो खेत थे कि नहीं, क्योंकि खेत है कि सड़क है पता नहीं चलता था। सड़क ऐसी होती थी कि उसमें ऐसे बड़े गड्ढे होते थे कि उनसे महीनों तक कोई गुजरे ना, इतने बड़े गड्ढे में कौन जाएगा, तो उन गड्ढों में फसल उगाती थी। और इसमें सिर्फ आधी अधिशयोक्ति है। हर किलोमीटर पर वो हाईवे है, वो नेशनल हाईवे है भाई, हर आधे किलोमीटर पर एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा होता था, और उसमें छोटी मोटी टूट नहीं होती थी, उसकी एक्सल ही टूट गई होती थी। ट्रक इसलिए थोड़ी बना होता है कि एक पहिया दूसरे पहिए से 4 मीटर ऊपर चला जाए और तब भी वो बचा रहे, वो टूट ही जाता था, कभी ऐसे पलट जाते थे। तो मैं सोचा करूं, अब मैं दिल्ली से आता था तो मैं वो देखता था, मेरे होश उड़ जाते थे। मैंने सोचा, मैंने कुछ लिखना शुरू करा। मैंने लिखना शुरू करा कि एक दिन यहां पर एक आ गया जनप्रतिनिधि और उसने ये सब ठीक कर दिया, क्योंकि पैसा तो आता है उस सड़क के लिए, वो पैसा लोग खा रहे थे, बस यही हो रहा था। लोग खा रहे थे और जो लोग उस सड़क पे चल रहे थे उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सब मजे में बर्दाश्त कर रहे थे। मैंने कहा एक दिन यहां कोई आ गया जिसने सड़क ठीक करा दी। तो मैंने अपनी कलम को इजाजत दी, मैंने कहा तुम लिखो कि अब आगे क्या होगा। मेरी कलम ने आगे ये लिखा कि जिसने ये सड़क ठीक करा दी जनता उसे जला देगी, क्योंकि ये सड़क नहीं है, ये जनता का मन है, ये आम आदमी की चेतना है गड्ढों से भरी हुई, और आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इसे ठीक कर दिया जाए। तो ये सड़क नहीं है, ये सड़क तो सिर्फ एक स्थूल अभिव्यक्ति है उस चीज की जो हमारे भीतर भरी हुई है। हम गड्ढों से भरे हुए हैं, इसलिए हमारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, और इसीलिए अगर हमें कोई ठीक सड़क कभी दे भी दी जाती है तो हम उसमें गड्ढे खोद देते हैं। कोई अच्छी सड़क आपको दे भी, अच्छे पब्लिक पार्क ऐसा थोड़ी है कि बनते नहीं है। जो पब्लिक पार्क बनते हैं उनको तबाह कौन करता है? पब्लिक। सरकारी अस्पताल बन भी जाए तो सरकारी अस्पताल को पान की पीक से श्रृंगार कौन कराता है? पब्लिक। हम चाहते ही नहीं जबकि कोई चीज साफ रहे, तो कोई साफ चीज चलेगी कहां से? हम ही हैं भाई। तो एक ही तरीका है कुछ भी ठीक करने का, जन जागृति, और वो काम आपकी संस्था कर रही है। ये जो हम आप बात कर रहे हैं ना, ये बात ही है जो सब बातों की बात है, जो सब कुछ ठीक करेगी आगे। नेताओं से क्या उम्मीद कर रहे हो? जब आप बोलोगे नेता तो वेदांत कहेगा किसका? क्योंकि नेता माने नेता, नेता नेता अपने आप में कोई पूर्ण शब्द तो नहीं हो गया, उसका एक प्रेडिकेट है ना। व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या है? प्रेडिकेट है। नेता यदि सब्जेक्ट है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। नेता माने किसका नेता? हमारा आपका नेता। तो जैसे हम नेता को क्यों गाली देते हो? नेता को क्यों गाली देते हो? नेता तो पब्लिक के पीछे चलता है, पब्लिक के आगे थोड़ी चलता है। जिधर जनता नेता को ले जाती है उधर नेता चल देता है। हाँ, जनता के भी अलग अलग वर्ग होते हैं, समूह होते हैं, तो कुछ नेता एक वर्ग के पीछे चलते हैं, कुछ नेता दूसरे वर्ग के पीछे चलते हैं। पर ऐसा नेता तो कोई बिरलों में एक होता है जो कहे कि नहीं, मैं सच के पीछे चलूंगा और जनता मेरे पीछे चलेगी।
ऐसा नेता तो देखने को ही नहीं मिलता जो बोले कि जनता के पीछे नहीं चलूंगा, सच के पीछे चलूंगा, और जब मैं सच के पीछे चलूंगा तो जनता को मेरे पीछे चलना होगा। ऐसा नेता कहां मिलता है? तो किसी नियम कानून वगैरह की उम्मीद में मत रहिए। कोई नियम नहीं बनाने वाला, कोई नियम नहीं बनाने वाला जनहित में। जब जन स्वयं अपना हित देखना शुरू कर देगा तब जन का नेता भी जनहित के काम करेगा। जब जन स्वयं अपने अहित का कारण है तो उसका नेता भी वही करता है जो जन जन चाहता है। जन चाहता है उसका अहित हो तो नेता भी जन की इच्छा पूर्ति कर देता है, जन का अहित करके। हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है क्या? ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धों ने यही तो समझाया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तुमसे बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे बंधन का तुमसे बड़ा कोई कारण? लेकिन इंद्रियां बाहर को देखती हैं तो सदा हमें लगता है कि हमारे दुख का कारण हमसे बाहर कोई है। राजनीतिक के क्षेत्र में हमें लगता है हमारे दुख का कारण हमारा नेता है। आपके दुख का कारण आपका नेता नहीं है, आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं। कुछ नेताओं को मैंने जाना है, नेता उतने भी मूर्ख होते नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। नेता कहते हैं हम बेबस हैं, हम कोई ढंग का काम करेंगे, जनता हमें चलने नहीं देगी। तो नेता भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी संभालने के लिए वही काम करता है जो मूर्ख जनता उससे करवाना चाहती है। आप उनसे आकर पूछिए कि आप ये सब जो वक्तव्य देते रहते हो सार्वजनिक तौर पर, आप खुद इन वक्तव्यों में यकीन करते हो क्या? तो कहेंगे नहीं, दीज स्टेटमेंट्स आर ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन। जनता मूर्ख है तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए सब बोलना पड़ता है, वरना हम तो खुद जानते हैं कि ये सब बातें निराधार, निरर्थक है। पर मूर्ख जनता यही सब सुनना चाहती है तो हम सुना देते हैं। हम खुद इतने मूर्ख नहीं है, नेता कहते हैं हम खुद इतने मूर्ख नहीं है कि हम ये सब बातें करें। आप नेताओं की पब्लिक इमेज पे जाते हो। हाँ, कोई नेता बहुत उग्र किस्म के वक्तव्य दे रहा हो, ये मत सोचिएगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उग्र है। अगर हो सके तो कभी उसके घर जाकर के मिलिएगा, हो सकता है वो बहुत सीधा, शांत, मिलनसार आदमी हो, और वो पब्लिक में क्या बना हुआ है? एक्सट्रीमिस्ट, फायर ब्रांड। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर वो एक्सट्रीमिज्म की, कट्टरवाद की बातें नहीं करेगा तो जनता उसे वोट ही नहीं देगी। अपने घर में हो सकता है वो एक सामान्य, साधारण आदमी हो, और पब्लिक में वो घृणा से भरे हुए नफरती नारे लगवा रहा हो। आप उसे घर जाइए, आप पाओ ये तो अरे तो सीधा साधा आदमी है, तो फिर पब्लिक में इतनी नफरत क्यों फैला रहा था? क्योंकि पब्लिक यही चाहती है। नेता जनता के पीछे चल रहा है, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अचानक चमत्कार होगा, अवतार होगा और कोई उतरेगा और जनता के आगे आगे चलेगा पथ प्रदर्शन के लिए। वो आस छोड़ दीजिए। तो फिर यही करिए कि जब नेता को जनता के पीछे ही चलना है तो क्यों ना जनता को ही जागृत कर दिया जाए। जनता अगर सही राह चलेगी तो नेता को भी जनता के पीछे पीछे सही राह चलना पड़ेगा। जनता की जागृति सुनने में कठिन काम लगता है, बहुत लोग कहेंगे असंभव काम है। मैं कह रहा हूं अनिवार्य काम है। मैं कह रहा हूं इसका कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई साधन नहीं। जनता को जगाए बिना कुछ नहीं हो सकता। नेताओं से उम्मीद करना निरी मूर्खता है, और जनता जगेगी तो इसी जगी हुई जनता से बहुत उत्कृष्ट कोटि के नेता अपने आप निकलेंगे। फिर नहीं तो अंधों में काना राजा। जब आपके सामने मूर्खों की टोली हो तो देखिए, दो तीन विकल्प होते हैं। जो बहुत साधारण लोगों का विकल्प होता है, कहता है मूर्ख है, मूर्ख पड़ा रहने दो, हम मूर्ख है, मरने दो। ये तामसिक विकल्प है सांख्य योग की भाषा में, ठीक है? अरे सब मूर्ख हैं, सबको मूर्ख रहने दो, हम भी मूर्ख हैं, हमें भी सोने दो। राजसिक विकल्प होता है, अच्छा सब मूर्ख है तो क्यों ना इनको और मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा कर लूं। मूर्खों की टोली दिख गई। तामसिक विकल्प क्या है? सब मूर्ख है, मैं भी मूर्ख हूं, सब सो रहे हैं बेहोश, हम भी। ये तामसिक। राजसिक क्या है?
मूर्ख मिल गए हैं, चलो इनको लूट लेते हैं, क्योंकि मूर्ख हैं, आसानी से लूटेंगे। ये राजसिक विकल्प है। फिर एक तीसरा विकल्प होता है, अगर ये मूर्ख हैं तो मेरी जिम्मेदारी है इन्हें इनकी मूर्खता से मुक्ति दिलाना। जो ये तीसरा विकल्प चुने मात्र वही नेतृत्व का हकदार है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इस तीसरे वाले के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते, पता नहीं कब आए, आए ना आए। तो फिर क्या करना है? ये जो मूर्ख हैं इन्हीं के बीच जागरण लाना है। किसी खास व्यक्ति का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम सबको स्वयं ही सामूहिक तौर पे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। स्वयं ही अपनी मूर्खता छोड़ें। जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी राजनीति, हमारे नेता, हमारा राष्ट्र बेहतर होता जाएगा। समझ में आ रही बात? लोकतंत्र हो जाने भर से बात नहीं बन जाती। लोकतंत्र तो कुछ अर्थों में बहुत घातक हो सकता है। पागल खाने में अगर लोकतंत्र चला दो तो क्या होगा? डॉक्टर मारा जाएगा, सारे पागल मस्त घूम रहे होंगे बाहर। सलाखों के पीछे बस एक इंसान होगा, डॉक्टर। सारे पागल बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पागल है। कौन? डॉक्टर। तो पागल खाने का लोकतंत्र तो बहुत घातक बात हो सकती है। तो हमें इस बात पर ही प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र तो मजबूर करता है लुटेरों को कि वो आपको और लूटें। एक बात बताइए, अगर आपका वोट किसी को तभी मिल सकता है जब आपको मूर्ख बनाया जाए या मूर्ख को महामूर्ख बनाया जाए, तो आपका क्या होगा? उस व्यक्ति को तो वोट चाहिए और वो कह रहा है इसका वोट तभी मिलेगा जब मैं इसको और पतन में डाल दूं। मैं इसको जितना पतन में डालूंगा ये मेरा उतना बड़ा अनुगामी होता जाएगा। तो क्या करेगा? वो आपको और पतन में डालेगा कि नहीं डालेगा? एक बार आपको लूटने के लिए अगर ये जरूरी हो कि आपको नशा करा दिया जाए तो आपको नशा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? तो लोकतंत्र का मतलब है कि नेता विवश हो जाते हैं जनता को और नशा कराने के लिए। नेता को तो अपना स्वार्थ साधना है और उसका स्वार्थ तभी सध सकता है जब जनता और गहरे नशे में जाती जाए। तो लोकतंत्र तो इस अर्थ में जनता के लिए घातक भी हो सकता है। हमें सिर्फ लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें जागृत लोकतंत्र चाहिए। नहीं तो पागल खाने का लोकतंत्र फिर याद रखना, वहां पर कैद में सिर्फ डॉक्टर नजर आएगा, सारे पागल मस्त घूम रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे कि सोचो ना, आपके पास वोट का अधिकार है, ठीक है, अब चुनाव आ रहा है, आपके पास वोट का अधिकार है, तो आपके पास कौन लोग आएंगे? आपके क्षेत्र में भी चुनाव होगा तो आपके पास कौन लोग आएंगे? सब पार्टियों के उम्मीदवार। मान लो 10 जने आए आपके पास आपका वोट मांगने, आप अपने घर में बैठे हो, ये 10 के 10 जने 10 बार 10 अलग अलग मौकों पर आपके मन के साथ अब क्या करने वाले हैं? जो पहला व्यक्ति आएगा वो आपके मन के साथ क्या करेगा? गंदा करेगा। गंदा करेगा ना। किस स्वार्थ पे गंदा करेगा? कि जितना मैं इसके मन को गंदा करूंगा उतना ही मुझे वोट देगा। वो आपके मन में तरह तरह के झूठ भरेगा, स्वार्थ भरेगा, डर भरेगा, लालच भरेगा ताकि आप उसे वोट दो। ये एक उम्मीदवार ने करा। जो दूसरा उम्मीदवार आएगा आपके घर, अब वो आपको जो बातें बताएगा उससे आपके मन पर क्या होगा? और गंदा असर होगा। फिर तीसरा भी यही करेगा। तो कुल मिला के अगर 10 उम्मीदवार आपके पास आए तो ये 10 उम्मीदवार 10 बार 10 गुने तरीकों से आपको गंदा करके जाएंगे। इससे भला तो चुनाव हो ही ना रहा होता, कम से कम आप इतने गंदे ना होते। तो जब लोकतंत्र जागृत नहीं होता
तो उसमें हमें अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है कि जनता को और गंदा किया जा रहा है वोट की खातिर। क्योंकि किसी को गंदा करके उसका वोट लेना ज्यादा आसान है, किसी को सच बता के, किसी की सफाई करके उसका वोट लेना थोड़ा मुश्किल है। यह मानव प्रकृति है। गंदगी की ओर मन ज्यादा आसानी से भागता है और किसी को गंदा करना ज्यादा आसान होता है। तो अगर किसी का वोट चाहिए, उसे गंदा करो, उसका वोट ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। किसी का वोट चाहिए, उसे बहका दो, उसे झूठी बातों से भर दो, मिस इन्फॉर्मेशन से भर दो उसका वोट ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। और अगर 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो 10 के 10 आकर के आपको जहर से भरेंगे। ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये तो गलत ही हो गया। तो इसीलिए मात्र लोकतंत्र किसी तरह की शुभता की गारंटी नहीं होता। हमें चाहिए एक जागृत लोकतंत्र। और जागृत किस अर्थ में? कि आपको संसार का भी ज्ञान हो और अपना भी ज्ञान हो, संसार का भी ज्ञान हो, स्वयं का भी ज्ञान हो। जब ऐसा होता है तब लोकतंत्र फलता फूलता है, नहीं तो लोकतंत्र में भी महाविनाश हो सकता है। आप डेमोक्रेटिकली डिजास्ट्रस हो सकते हो। मैं सुरेश भदौरिया, उम्र 50 वर्ष, शिक्षक हूँ पेशे से और अभी छात्रावास में अधीक्षक के प्रभार में हूँ। मेरे पास 50 बच्चे हैं एससी समुदाय के। तो मैं उनको भी गीता का पाठ बताता हूँ, गीता के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और जो क्या लाभ मिल सकता है उससे। किसी ये धर्म संप्रदाय को लेकर नहीं है ये पुस्तक, जीवन से संबंधित है। तो पूरा प्रयास करते हैं हम उनको समझाने का। और अभी जो मेरा संघर्ष है वो इसी बात को लेके है कि उनको किस तरह से वेज की तरफ लाया जाए। जब गीता तुम्हें कुजात आजाद कहती है तो तुम्हें जात की बात पर ज़्यादा गौर नहीं करना है और कर्मों पर ध्यान देना है। कर्म ही तुम्हारे वर्ण को बनाएंगे, चेतना को ऊंचाई देंगे। और कर्म में के पीछे आपकी नीयत क्या है, बस उस पर ध्यान रखना है, और वो भी 24 घंटे। श्लोक है 4थे अध्याय का 10वां श्लोक था, क्यों मन में विषय बैठाते हो, खुद घर में चोर घुसाते हो। ज्ञान से मन को शुद्ध करें, कृष्ण उनके हैं जो युद्ध करें। जबरदस्त युद्ध चल रहा है, रात्रि के 3 बज रहे हैं, नींद इतनी जोर से हावी है, लेकिन आचार्य जी सब पे भारी पड़ रहे हैं। आचार्य जी को पुनः सत वंदन, अभिनंदन, प्रणाम।